जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। न्यू राइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज FST 39 हुआ है और उसका फिजिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सिंह सर का मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। और चलिए देखते हैं टेस्ट में जो पेपर है आज आया है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखिए यहाँ पर एक मैन है और क्वेश्चन में बोला है मैन का मास दिया है 55 किलोग्राम और स्टेशनरी, ये इस पे स्टैंडिंग है, ये स्टेशनरी है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, मैन जो है स्टेशनरी, इस पे मैन स्टेशनरी है, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है जो कि इसका एक्सेशन दे रखा है 1, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कन्वेयर बेल्ट का एक्सेशन है। मैन इसके ऊपर स्टेशनरी है, तो इस पे जो पूछा गया है नेट फोर्स कितना लगेगा मैन के ऊपर। तो मैन चूंकि स्टेशनरी है और अगर ये इसके ऊपर ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैन भी इधर ही चलेगा, यानी इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और नेट फोर्स की वैल्यू m × a होगा। मास होगा मैन का जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है 55 और एक्सेशन इस कन्वेयर बेल्ट का जो कि 1 है। तो आंसर इसका आ जाएगा 55 × 1 यानी 55 न्यूटन। ठीक है, 55 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द क्वांटिटीज। हमको इसमें चेक करना है कौन सी इसमें वेक्टर है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, सभी को आता होगा। चलिए हम सारे चेक करते हैं। पहला दिया है प्रेशर, प्रेशर स्केलर है, प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर होती है, इम्पल्स वेक्टर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, एरिया वेक्टर है। तो टोटल 2 क्वांटिटी केवल हमारी वेक्टर है, इम्पल्स और एरिया। तो इम्पल्स और एरिया सेकंड ऑप्शन में, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का हमें इक्वेशन दे रखा है, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ दे रखा है, और U और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन में K का वैल्यू दे रखा है 0.5। हमें क्वेश्चन में बताना है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैरिंग टोटल एनर्जी 1 जूल। 1 जूल की टोटल एनर्जी, तो आपको देखो टोटल एनर्जी अगर हम लोग मेन पॉइंट पे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। मेन पोजीशन पे टोटल जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। चलिए तो किसी एक फार्मूले का यूज करते हैं। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अगर हम लोग यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो एट एक्सट्रीम टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ K × a स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में 2/K बराबर हो गया हमारा A, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पोजीशन, है ना। तो ये एक या x मान ले, अगर a की जगह पर इसको x मान ले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x है तो x का स्क्वायर हो गया। तो x का स्क्वायर बराबर हमारा x बराबर 2/K आ गया। वैल्यू रख देते 2 और K का वैल्यू क्वेश्चन पे 0.5, तो ये आ गया हमारा 2। तो x बराबर हमारा आ गया 2। आपको मालूम है ये इधर भी, इधर का प्लस का 2 और इधर माइनस का 2 लिखेंगे, तो प्लस माइनस में 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताना था, तो मैक्सिमम टोटल एनर्जी
की पोजीशन पे आपको बताना है दूरी क्या होगी। तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा, इधर x दूरी गया और इधर कितना दूरी जाएगा, इधर भी x जाएगा, ये दूरी बताना था, x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। द डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाई। यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, मान लेते हैं ये रॉड है नॉन यूनिफॉर्म, है ना, और ये हमारा ओरिजिन है यहाँ से। अब इसका डेंसिटी का मतलब हो गया लीनियर डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग मास, इसका यहाँ पर देखो डेंसिटी जो है वो x पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हम लोग इस रॉड का एक स्मॉल सेगमेंट कट करेंगे जो कि dm मास का होगा, ठीक है ना, और ये दूरी हमारी x होगी। तो इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताते हैं ओरिजिन से। तो आपको फार्मूला मालूम होगा, अगर सेंटर ऑफ मास वेरिएबल, रॉड का लेंथ अगर वेरिएबल हो यानी चेंज कर रहा हो, तो एक्स एम की वैल्यू एक्स डी एम अपान डी एम, और इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं ऐसे। चलिए अब डी एम की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि यहाँ पर डेंसिटी है और डेंसिटी मतलब ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो क्वेश्चन में जो डेंसिटी है वो लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ होगी, तो डी एम बाई डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर डी एम की वैल्यू क्या आ गई, डी एम बराबर आ गया रो इंटू डी एक्स। डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये ए नहीं, अल्फा नहीं, ये ए है, इसको ए मानेंगे, ठीक है ना। तो ए को यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो ए हो गया 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये और इंटीग्रेट करना है डी एक्स से, ये हमारा डी एम का वैल्यू आ गया। चलिए इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स को ऐसे रहने दें और डी एम की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो ए यहाँ पर है 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, नीचे भी डी एम है, डी एम मतलब ये पूरा वैल्यू ए 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब लिमिट रखेंगे रॉड का, x की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 रखें, इक्वल टू 1, 0 to 1, तो 0 to 1 के लिए लिमिट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको a को दोनों तरफ है तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर x को पहले अंदर लिखो, तो x अंदर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x यहाँ पर भी आ जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बी एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। दोनों तरफ हमको लिमिट रखनी है 0 से 1 लिमिट रखनी है ऊपर और नीचे, x की जगह पर 0 और 1 रखना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, और x की जगह पर पहले 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 1/2 प्लस बी एक्स, यहाँ b ऐसे रहने दो, x की जगह 1 हो जाएगा, तो b/4 माइनस करेंगे x की जगह 0 और b की जगह 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो रहने दो, इसको नहीं लिख रहे हैं। डिवाइड करेंगे, नीचे भी ऐसे लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, 1 हो गया, प्लस b x की जगह 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। ये पूरा वैल्यू आया। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, तो ये बचेगा 2 प्लस b, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 प्लस b/3, ठीक है ना। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 प्लस बी और 4 3 प्लस बी, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर देख लो, पहला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
पीवी ग्राफ है और पीवी ग्राफ देखो यहाँ रेक्टेंगल हाइपरबोला बन रहा है और ये P बराबर कांस्टेंट अपॉन V है, मतलब ये आइसोथर्मल कर्व है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल लाइन है ये लाइन का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। पीवी बराबर कांस्टेंट, ये क्या है? ये ग्राफ किसका बन रहा है? पीवी बराबर कांस्टेंट। तो ये बायल्स लॉ होता है। ये ग्राफ किसका बना हुआ है? बायल्स लॉ का। बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट, इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसको कन्वर्ट करना है, इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है टीपी ग्राफ में, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, यानी ये दो ये नहीं होगा, पहला दूसरा नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो थर्ड या फोर्थ होगा। चलिए यहाँ पर देखो, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 1 से 2 जाने में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो 1 से 2 में प्रेशर क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो यहाँ पर 1 है, 2, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, एरो का साइन इधर है, ये 1 है, तो 1 से 2 जाने में प्रेशर कम हो रहा है, आंसर थर्ड होगा, ठीक है ना। अगर यही ग्राफ T और V में पूछा जाता, टीवी ग्राफ होता, मान लो क्वेश्चन होता कि टीवी ग्राफ इसका बताओ, तो टीवी ग्राफ भी ऐसे ही बनता, और जब 1 से 2 जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर इसको हम लोग 1 माने और इसको 2, तो ये ग्राफ T और V का बन जाता है। क्लियर बात है भाई? ठीक है ना। अच्छा, ये बायल्स लॉ में पीवी और ये मान लेते हैं हम लोग ग्राफ बनाए, पीवी और वी का ग्राफ क्या बनेगा? पीवी और वी के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो आपको मालूम है पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ आप जरूर ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका हमारा होगा थर्ड। ये वाला किसमें दे रखा है? तीसरे पे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन मीडियम विद स्पीड ऑफ v एंटर इनटू अनदर मीडियम वेयर इट्स स्पीड 2v। तो मीडियम में पहले स्पीड v थी, दूसरे मीडियम में 2v हो गई, तो v जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v बराबर f इंटू लैम्डा। तो अगर वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ये तो चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, तो क्या बदल गया? लैम्डा बदल जाएगा और v बदल जाएगी। तो v कैसा दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस मीडियम में वेलोसिटी v है उस मीडियम का वेवलेंथ लैम्डा है, वेलोसिटी डबल हो गई तो वेवलेंथ भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर v जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी क्या हो रही है? 2v हो रही है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला करते हैं। एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ, तो एक लाइन चार्ज है और ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लाइन चार्ज है हमारा, मान लेते हैं प्लस या माइनस कोई भी एक लाइन चार्ज है, और इससे कितनी दूरी पे? r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग लैम्डा के टर्म में लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, है ना, या इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r, ये भी फार्मूला लिख सकते हो अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है, तो E की जगह 9 × 10 की पावर 9 कर 10 की पावर 4 है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। 2 r की लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर, हाँ ये निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा निकालना है क्वेश्चन में। r का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? सेंटीमीटर में 2 है, मीटर में बदलेंगे 2 × 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 यहाँ पर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होके यहाँ 10 की पावर 2 हो गया, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर -9
और प्लस 2 10⁻⁻7 हो जाएगा, 10⁻⁻7। और ये वैल्यू हमारी किस में आएगी, कूलम्ब मतलब कूलम्ब पर मीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 3rd। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक कॉइल है और इसके टर्न दे रखे हैं क्वेश्चन में, 100 टर्न है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, करंट की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। ये सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जिसका नंबर ऑफ टर्न n हो और उसमें करंट I हो, तो ये फील्ड का फार्मूला सेंटर पे हो गया। अब क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। μ0/4 पाई को हम लोग 10⁻⁻7 लिखते हैं, इंटू 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न क्वेश्चन में दिया है 100, क्वेश्चन में I की वैल्यू दे रखा है 0.4 और क्वेश्चन में रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। सॉल्व करते हैं, तो ये 1 0 से पॉइंट हटा देंगे, 4 इंटू 2 8 कट गया, यहाँ पर 10 बचा, तो 10 ये 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻⁻2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। पाई इंटू 10⁻⁻4 इसका राइट आंसर होगा। आपको मालूम है पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा राइट आंसर होगा। टेस्ला में आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट P। तो एक लाइट जो कि कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट P पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट P बनाते हैं जहाँ पर एक लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। अब बोला गया है ए लेंस इज ए प्लेस इन पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। एक लेंस को इनके बीच में रखना है 12 सेंटीमीटर P से, तो P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लेंस को रखना है, कॉन्वेक्स लेंस रखना है। चलिए तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पर रख दिए, कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर पे। तो 12 सेंटीमीटर पे इसको रखते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स। तो अगर ये लेंस इसके बीच में रख दिया जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20, तो ये जो 20 सेंटीमीटर ये रे जो है वो कहाँ पर कन्वर्ज होगा, लेंस अगर रख देंगे तो अब रे जो है जो पहले ऐसे P पे मिल रही थी अब वहाँ ना मिलके पहले मिल जाएगी और रे कहीं यहाँ कहीं ऐसे मिलेगी। तो ये दूरी हमको बतानी है ना, यहाँ से ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी हमारी क्या होगी, ये दूरी हमारी V बनेगी, ठीक है। यानी V की वैल्यू बतानी है, इमेज, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ V पे बन रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी ये निकालना है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट हमारा 12 सेंटीमीटर है, इस साइड में है लेंस के, तो ये पॉजिटिव में है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में है, V की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/b बराबर हो गया 1/f प्लस 1/u। 1/f फोकल लेंथ रखना है, कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव रहेगा। u का वैल्यू भी पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में इधर दिया है, इसलिए u को पॉजिटिव में रखेंगे। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 6 से यहाँ पर हो जाएगा 120, ये 6 हो गया, ये हो गया, ये 10 हो गया। तो v का वैल्यू कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 16, 4 से कट कर देंगे 4 से, तो ये हो गया 30/4।
तो 7.5 सेंटीमीटर। कहाँ से? लेंस से। तो लेंस से 7.5, ये दूरी कितनी आ गई? 7.5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया पहला, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिना लेंस के पी पे मिल रहा था, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो पहले मिल जाएगा, तो पूछा है कितनी दूर पे मिलेगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minima is at a distance of 2.5 millimeter from the center. तो डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में अगर हम लोग देखें तो पहला मिनिमा इन्होंने बोला कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा हो जाता है स्मॉल डी, या इसी को क्या बोलते हैं? अपर्चर ए। ये दूरी x हो गई, तो ये सेंटर मैक्सिमा से x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है? x की वैल्यू होती है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d या a, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। फर्स्ट मिनिमा बोला गया है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे। चलो पहले वैल्यू 1 हो गया फर्स्ट मिनिमा के लिए। d की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 1 मीटर, ये कैपिटल D होता है, तो क्वेश्चन में ये वैल्यू 1 है। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर है, 10 की पावर -9 करेंगे, 10 की पावर -9 हो गया। डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में A पूछा गया है और क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है 2.5 मिलीमीटर, तो x की वैल्यू 2.5 है, ये 2.5 मिलीमीटर है। A की वैल्यू निकालना है, तो A बराबर आ गया 5 × 10 की पावर -7 और 2.5 मिलीमीटर है, तो 2.5 × 10 की पावर -3। ये यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा और 10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -7 और प्लस 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, तो ये हो गया 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर इसका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल इज अ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p, और p को हम लोग m × b लिख सकते हैं, h/mb। अच्छा v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर पार्टिकल h हाइट से छोड़ा जा रहा है, कैपिटल H हाइट से, u बराबर 0 से, तो v की वैल्यू क्या लिखोगे? √2gh। तो क्वेश्चन में जो v है उसको √2gh लिखेंगे। तो h प्लॉन्क कांस्टेंट है, m को ऐसे रहने दो, और जो v है वेलोसिटी वो 2g कैपिटल H के हो गया, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √h हो गया, है ना। और √h को ऊपर लिखेंगे तो माइनस का 1/2 लिखेंगे, करेक्ट आंसर 4 होगा। टेकिंग रेडियस R0, बोर रेडियस का वैल्यू दिया है A0, और लिथियम +2 आयन के लिए निकालना है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो रेडियस का फार्मूला होता है R0 n²/z। R0 की जगह A0 दिया है, 53 कर दें, n² नंबर ग्राउंड स्टेट है तो 1 होगा। लिथियम का Z एटॉमिक नंबर Z होता है 3, लिथियम के लिए 3, तो 53/3, तो ये हो गया लगभग 18 आ जाएगा, लगभग 18 में आएगा, नियर अबाउट आंसर आएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन। देखो जो पीएन जंक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है, ये मान लेते हैं P और ये है N, तो इसको जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल P से और नेगेटिव टर्मिनल N से होगा तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर होता है ये, इसकी थिकनेस हो जाती है थिन, फॉरवर्ड बायसिंग में थिकनेस हो जाती है थिन, ठीक है ना। तो लोअर द पोटेंशियल बैरियर, बैरियर जो होता है वो लोअर हो जाएगा, और हाइट जो होता है पोटेंशियल बैरियर की वो हाइट कम हो जाती है। तो पहला गलत हो गया, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, लोअर द पोटेंशियल बैरियर होना चाहिए।
डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है ना, डिप्लेशन लेयर थिन हो जाती है। अगर ऑप्शन होता डिप्लेशन लेयर से, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, ये थिन हो जाएगी। ठीक है, ये भी सही होता। रिड्यूस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर रिड्यूस बोला है, इंक्रीज करता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड बार में, लॉन्गिट्यूडनल देखो ट्रांसवर्स वेव का आप ध्यान से देखना, जो वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेव में क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ट्रांसवर्स वेव में जो वेलोसिटी होती है उसका वैल्यू v बराबर √T/μ से निकालते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होती है, और इसमें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में या एयर में, है ना, इसकी वेलोसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बताना है, किसमें पूछा गया है, सॉलिड में। तो सॉलिड में जो वेलोसिटी होती है, देखो फार्मूला जो काम, इसका जनरल फार्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी निकालते हैं, और सॉलिड में जो इलास्टिसिटी लेते हैं यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा y/d लिखेंगे। लिक्विड के लिए यही फार्मूला हम लोग लिखते हैं, बल्क मॉडुलस और नीचे डेंसिटी लिखते, ये लिक्विड के लिए लिखते। गैस में हम लोग पढ़ते तो वहाँ पर जो ये बल्क मॉडुलस लेते वो हमारा बदल जाता, और गामा पी बाई डेंसिटी होता। ठीक है ना, ये लाप्लास ने इस फार्मूले को लिखा था, न्यूटन ने √P/P डेंसिटी लिखा था। तो अब देख लो सब में अंतर समझ में आ गया। अगर ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल के बजाय ट्रांसवर्स पूछता तो आंसर T/μ लगाते। लॉन्गिट्यूडनल है और सॉलिड में पूछा है तो ये फार्मूला सही होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला ही आंसर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सटेंशन इन इलास्टिक वायर ड्यू टू सेल्फ वेट। एक्सटेंशन पूछा गया है, लेकिन सेल्फ वेट, अपने वेट के कारण कितना इलोंगेट होगा। देखो ध्यान से, तो अगर कोई रॉड है ना, और अपने वेट के कारण ये पूछा गया इलोंगेशन, इस रॉड का लेंथ मान लेते हैं L है, अपने वेट, इसका वेट कहाँ लगेगा, तो इसका मास होगा यहाँ सेंटर ऑफ मास पे, और वेट इसका mg लगेगा नीचे। अपने वेट के कारण कितना इलोंगेट होगा, तो हम लोग को मालूम है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। फोर्स यहाँ पर अपना वेट है तो mg लिखेंगे, अपॉन एरिया हो गया, यंग मॉडुलस, चेंज इन लेंथ ΔL। जो लेंथ लेंगे, अब ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो क्या पूरी लेंथ पे फोर्स लग रहा है, नहीं, कितनी लेंथ, सेंटर ऑफ मास की लेंथ, ये कितना है L/2, तो L/2 यहाँ पर लेंथ लेंगे। ठीक है, तो ΔL का वैल्यू क्वेश्चन में हमको निकालना था, तो ΔL इक्वल टू, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mg L/2 डिवाइडेड बाई A × y, तो ये इसका आंसर होगा। चेक करते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, mgL/2ay, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड का 1.5 टाइम्स है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अभी हो रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इस कंडीशन में हो रहा होगा। अब इन्होंने बोला इफ द फ्रीक्वेंसी हाफ कर दें, अगर फ्रीक्वेंसी आधी कर दोगे, फ्रीक्वेंसी आधी करोगे तो बताओ भाई, अब हमारा इसको अगर आधा करेंगे तो अब हमारी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो गई।
थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई, तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो नो फोटो इमिशन होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा तो बाकी सारी बातें होगी नहीं, यानी कि सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स था तो हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा थी। अगर फ्रीक्वेंसी आधी कर दोगे तो थ्रेशोल्ड से अगर इसको आधा करोगे तो 1.5 का आधा पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है ना। तो 0.75 थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सर्कुलर मोशन बोला जा रहा है, ध्यान सुनना भाई। सर्कुलर मोशन में दोनों मोशन पढ़ते हैं, यूसीएम भी होता है, नॉन यूसीएम। तो जब सर्कुलर मोशन बोला जाए तो इन दोनों को सोचकर आंसर देना है। यूसीएम और नॉन यूसीएम दोनों को मिलाकर सर्कुलर मोशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन बी बराबर आर क्रॉस ओमेगा, पहला ही गलत है। हमें मालूम है जो लीनियर वैल्यू होती है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। इसी तरह जो एक्सेशन होता है वो हमारा एंगुलर एक्सेशन क्रॉस आर होता है। तो ये भी रिलेशन याद रखेंगे, पहला गलत था। नेट एक्सेशन देखो जब नॉन, अच्छा अगर ये यूसीएम में बोला जाता तो ये आंसर सही होता, सेकंड ऑप्शन। लेकिन चूंकि ये सर्कुलर मोशन में बोला जा रहा है तो अगर हम लोग नॉन यूसीएम में देखें तो नॉन यूसीएम में दो एक्सेशन होता था, ये वाला टेंजेंशियल एक्सेशन और ये वाला सेंटीपिटल एक्सेशन, ये वाला सेंटीपिटल एक्सेशन था। तो इन दोनों को मिला के रिजल्टेंट एक्सेशन बोला जाता था। तो यहाँ पर बोला गया नेट एक्सेशन बी स्क्वायर बाई आर, ये गलत हो गया। यहाँ पर जो नेट एक्सेशन होगा वो अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होता था, ठीक है ना। तो चूंकि क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन दिया है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड भी गलत होगा। अगर ये यूसीएम होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सेकंड आंसर सही होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर दोनों गलत होगा, वो चौथा ऑप्शन यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम को और क्वेश्चन में गामा ये CP बाई CB, तो गामा बराबर 1 + 2/f होता है, इसको आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आइडियल गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो, तो f की जगह क्या रख दो, n रख दो, और हमको गामा की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में रिलेशन पूछा कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा इस 1 को इधर ले आओ तो गामा -1 बराबर हो गया 2/n। अच्छा यहाँ पर n को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो गामा -1 × n बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है गामा का। इसी तरह CV बराबर होता है R/, गामा -1, या इसी को लिखते हैं F/2R, ठीक। CP के वैल्यू गामा R/, गामा -1, सब फार्मूले याद होने चाहिए, है ना। ये दोनों फार्मूले, CP/CB को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये फार्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। 19, पॉइंट चार्ज Q मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R एट ए कांस्टेंट स्पीड V, व्हाट विल बी द करंट एसोसिएटेड विद दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट चार्ज सर्किल में घूम रहा है जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है और इसके स्पीड V है, तो करंट होता I बराबर Q/T, या अगर हम लोग इसमें टाइम को देखें तो यहाँ पर जो समय होगा दूरी बाई समय को देखें तो दूरी बटे 4, दूरी हो गया 2πr और V हो गया इसकी स्पीड। तो Q समय की जगह पर 2πr और ऊपर V हो जाएगा, तो QV/2πr। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। अगर ओमेगा के टर्म में लिखें B बराबर R ओमेगा, R से R कट गया, Q/2π। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
two capacitors C1 and C2 are charged to 120 and 200 volt. It is found that connecting to then together. तो दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी 0। तो दो कैपेसिटर को चार्ज किया गया और चार्ज करके उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो आपको मालूम है जब चार्ज इसको कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बोला गया है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 0 कर दो। जो दोनों पे पोटेंशियल आ रहा है, इस पे भी कॉमन पोटेंशियल, इस पे भी, तो इसका वैल्यू क्या करना है 0। तो ये अगर 0 करेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ गया। C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे। C1 हमारा है C1 और इसको बैटरी इसके साथ लगी 120। C2 की वैल्यू है C2 और बैटरी की वैल्यू है 200 वोल्ट। ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 120 C1 बराबर माइनस का 200 C2। 0 से 0 कट कर दो और 2 से इसको कट करेंगे तो 6 और ये 10। इसको आउट कट कर दे 3 5। तो 3C1 इक्वल टू माइनस 5C2, या ऐसे लिख सकते हो 3C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0। 3C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का 3रा आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, इस पे ध्यान देना है। v इक्वल टू दे रखा है k x की पावर 3/2। वर्क डन बाई नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। जब भी क्वेश्चन में वर्क डन निकालना हो और वेलोसिटी के टर्म में क्वेश्चन दिया हो तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो वर्क डन निकालना है 1/2 रखें। मास की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.5। फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू कितना रख दें 2, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो x की वैल्यू कितनी रखनी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी के लिए x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, तो k का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है और x की जगह पर 2 रखेंगे और पावर में 3/2 है, तो ये हम लोग 3/2 करेंगे। तो ये वैल्यू आ गया 5। इसका 3/2 करेंगे तो √8 आएगा। √8 को 2√2 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ गया 10√2। यानी फाइनल वेलोसिटी जो है 10√2 है। इसका हमको करना है स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 100 इंटू 0.5 यानी कि हमारा आ जाएगा 50। तो 50 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 50 जूल इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 22। एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एटम। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है √3 RT/m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो क्वेश्चन में बोला गया है दोनों की स्पीड सेम है, यानी B/RMS स्पीड ऑफ आर्गन इक्वल टू B/RMS स्पीड ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन में सेम दिया है। तो यहाँ पर देखो 3R तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √T/m, यानी T आर्गन के लिए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन के लिए। यहाँ पर क्या बचेगा 3R, ये तो यहीं पर हट जाएगा। टेम्परेचर होगा हीलियम का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ होगा हीलियम का।
दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये हटा दो, स्क्वायर से ये हट जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है। आर्गन का टेम्परेचर पूछा गया है तो टी आर्गन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन दे रखा है 39 बराबर टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में हीलियम का 20, तो इसको लिखेंगे 20 + 273 केल्विन में बदल दिया, और मॉलिक्यूलर मास इसका है 4, ठीक है ना। तो आर्गन का टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, तो ये लगभग कितना आ गया 293 और नीचे आ गया 4, ठीक। ये 40, अगर इसको कट करेंगे ये 10 हो गया, लगभग ये वैल्यू 2850 के आसपास आएगा केल्विन में, 2850 के लगभग आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, 2850। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.85 × 10⁻3। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द कंडक्टर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल अगर सेम होगा तो उसका रो का वैल्यू सेम होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस होता है रो L/A, और A को πr² या d²/4 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू सेम, π/4 सेम, लेंथ सेम, यानी रेडियस का अगर रेशियो देखें, रेजिस्टेंस का रेशियो देखें तो डायामीटर के इन्वर्सली है, d2/d1 का होल स्क्वायर है, ठीक है भाई। चलो पहले वाले एक के लिए हम लोग अगर बात करें तो इसको रेजिस्टेंस A बोले, इसको रेजिस्टेंस B बोले, डायामीटर B होगा, डायामीटर A होगा। डायामीटर देखो, A का डायामीटर D है, B जो है वो हालो ट्यूब है तो उसका डायामीटर जो है ऐसा दे रखा है, बाहर वाले का डायामीटर अलग है और जो अंदर है उसका डायमीटर अलग है। तो बाहर वाले का डायमीटर हमारा 2D है, डायमीटर की बात कर रहे हैं, बाहर 2D है, और अंदर का जो डायमीटर है वो हमारा D है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। तो इफेक्टिव जो वैल्यू डायमीटर की आएगी वो हमारा D जो आएगा इफेक्टिव, वो क्या आ जाएगा 2D - D, 2D - D, ये इफेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। चलो तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया 4D² - D², 3D², तो ये हो गया 3D² अपॉन D²। ये वैल्यू क्या होगा, D² से D² कट गया, रेशियो आएगा 3:1, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका देखो डायामीटर का रेडियस से निकालते हैं, एरिया से निकाला जाता है, πr², तो पाई बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक का निकालते, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटाते, तो बड़े वाले का एरिया में हम लोग क्या लिखते हैं पाई, और r1 की जगह लिखते d/2 का होल स्क्वायर, है ना। और छोटे वाले में क्या लिखते हैं, छोटे वाले में d/2 का स्क्वायर करते हैं। तो दोनों में से घटाते तो वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारा 3D आता है, यानी कि 2D² में से D² घटा देते तो ये हमारा वैल्यू आ जाता 3D²। इफेक्टिव डायमीटर आता 3D², ठीक है। तो ये हो गया 1 to 23। इसके आगे आपको रोहित सर कराएंगे। उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फ्लक्स थ्रू अ लूप वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 0.1 t² - 60 टेस्ला मीटर स्क्वायर, where t is in second. The induced EMF in the loop varies with time according to graph. तो बेटा अगर हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी उनके दो लॉ थे उसमें अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ E =
टी फाई अपॉन डी टी। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आने वाला है, टी स्क्वायर का 2t आने वाला है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एट टी बराबर 0, और देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब जो आपका स्लोप होगा, उसकी जो स्लोप होगी, जो उसकी ग्रेडियंट होगी वो निगेटिव होगी। वो क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब जो थीटा एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अगर t बराबर 0 की बात करें हम, तो t बराबर 0 पर e बराबर कितना आने वाला है, ये 0 हो गया, ये माइनस का 0.6 हो गया। अगर हम t बराबर 1 सेकेंड की बात करें तो e बराबर क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 0.4 हो जाएगा। अगर हम t बराबर 2 सेकेंड की बात करें तो e बराबर 2 4 4 माइनस 6 माइनस का 2, सॉरी ये माइनस का कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, और यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है और टी बराबर 3 पर, टी बराबर 1 पे, टी बराबर 2 पर ये प्लस का 0.2 होगा, और टी बराबर 3 पर ई बराबर क्या आ जाएगा 0, और टी बराबर 4 पर, टी बराबर 4 पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4 माइनस का 0.2 आ रहा है। तो आप इन वैल्यू के हिसाब से देखो, तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ई आपके किस साइन के साथ आ रहा है, प्लस साइन के साथ। अगर आप इधर से देखोगे तो यहाँ पे स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये एंगल के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव है। अगर वैल्यू की बात करेंगे तो धीरे धीरे हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पर जो कि आपको टी बराबर 3 सेकंड पर ईएमएफ क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ओके, इस तरह देखेंगे तो जैसे ही हम देखेंगे कि टी 3 सेकंड से बड़ा हुआ, ई आपका नेगेटिव इधर आने लगा। तो हमारा राइट एक्सप्लेनेशन कहां पे बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे बन रहा है। तो आपका 24 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट is W. The work done in increasing it from 10 volt to 15 volt. हम सबने पढ़ा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, जो आपका कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। तो W1 अपॉन W2, और ध्यान से देखिएगा ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 25, और अगर इधर देखेंगे तो 25 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। W1 की जगह हम लोगों ने लिखा W, ये हो गया W2, ये आएगा 75, और ये कितना आएगा 125। किससे 15 से सॉरी 25 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखो W2 बराबर आ गया 5/3W। आप इसको 1.67W भी लिख सकते हो। ओके, तो योर राइट आंसर इज 4th। 26, a charged particle is moving in a uniform magnetic field in a circular path. The radius of circular path is r. When energy of particle is doubled, then new radius will be. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो आपका रेडियस होता है r, जो रेडियस r होगा वो होता है mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी। ये अच्छा, ये m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है √2 mk अपॉन क्यूबी। यहां पर अगर क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को चेंज किया गया है, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √k हो जाएगा। तो r1 अपॉन r2 बराबर √k1 अपॉन k2। ये आपका r आया, ये आपका r2 हो गया। अगर पहले k था तो अब 2k हो जाएगा। तो बेटा r2 बराबर हो जाएगा r√2, r2 बराबर हो जाएगा r√2। तो आपका कौन सा ऑप्शन से होगा, थर्ड ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P। अगर बात करें तो ये जो P का डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट है यहां पर, ठीक, क्योंकि सेंटर बोला गया है। तो ये आपका अगर 5 है
तो यहां से ये डिस्टेंस r ले ली, ये डिस्टेंस r ले ली। अगर हम बात करें तो 2r बराबर आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तो यहां से r बराबर हो जाएगा 5/2 मीटर, 5/2 मीटर। ओके, अब अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आप देख लो हथेली हमारी कहां पर है, अंदर की ओर है। तो इस वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वो इनवर्ड होगा, तो मैंने क्रॉस साइन के साथ लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां देखते हो तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेकेंड वायर की वजह से वो आउटवर्ड है, तो मैंने यहां पर B2 क्या लिख दिया, आउटवर्ड। ये आपका ओके, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट वाली तरीके बताए मैंने आपको। अब आप ध्यान से देखो, फार्मूला तो सेम आने वाला है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। तो B बराबर μ0/2 I/r, ये आपका की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। B नेट बराबर B1 माइनस B2, जिसमें करंट ज्यादा होगा उसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस पे सेम है। μ0/2 I1/r माइनस μ0/2 I2/r, μ0/2 इंटू 1/r I1 माइनस I2, μ0/2 ये लिख दिया। r की वैल्यू कितनी 2.5, और देखो I1 माइनस I2, 5 माइनस 2.5 तो 2.5 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा μ0/2 अगर डायरेक्शन पूछेगा तो इनवर्ड होगा, आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो योर राइट आंसर इज थर्ड। तो 27 का आपका थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑफ अ फिक्स्ड मास of a gas is changed in such a manner that the gas release 20 joule of heat and 8 joule of work was done on the gas। ये की वर्ड्स है, the initial internal energy of 30 joule then the final internal energy will be। देखो अगर हम साइन की बात करें तो अगर किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके लिए क्यू नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। अगर वर्क डन बाय द गैस होगा तो साइन ऑफ वर्क क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन वर्क डन ऑन द गैस होगा, बाय द पिस्टन होगा, तो भी साइन ऑफ वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है du प्लस dw। तो अगर हम साइन लगाए तो यहां पर -20 du और यहां पे माइनस का 8, तो बेटा du आपका क्या आया, माइनस का 12 जूल आया। और du होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u फाइनल माइनस इनिशियल कितना दे रखा है 30 जूल, तो u फाइनल बराबर -12 प्लस 30, सॉल्व करने पर आ रहा है 18 जूल। तो राइट आंसर इज थर्ड, राइट आंसर इज थर्ड। Question number 29, as shown in figure a magnet is moved with a fast speed towards a coil at rest. Due to this induced electromotive force, induced current and induced charge in the coil is E, IQ. If the speed of magnet is doubled, the incorrect statement, अगर स्पीड ऑफ मैग्नेट डबल कर दिया गया तो जो टाइम इंटरवल होगा, जो आपका टाइम इंटरवल होगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ई अपॉन आर और इंड्यूस चार्ज ये, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर स्पीड डबल कर रहे हो, टाइम इंटरवल आधा हो रहा है, टाइम इंटरवल आधा हो रहा है, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो क्यू होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज होगा। ये तीन सही सही बातें मैंने आपको बताई, ओके। तो यहां पे लिखा है क्यू इंक्रीजेस, ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई और आपको इनकरेक्ट ही निकालना था। तो इसके हिसाब से आप कहां टिक मारोगे, फोर्थ ऑप्शन पे मारोगे। क्वेश्चन नंबर 30, a truck of mass 400 kg is moving with a velocity of 15 meter per second, a resistive force of 250 Newton and accelerating force 600 Newton act on it. The distance traveled by the truck in 10 seconds will be।
कुछ ऐसा रहा होगा आपका। तो यहां पर इसका मास कितना है ये दे रखा है। अब इस पर इसकी जो वेलोसिटी है u वो 15 मीटर पर सेकेंड है। रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है 250 न्यूटन, और एक एक्सीलरेटिंग फोर्स लग रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा ये। तो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन 10 सेकेंड। आप सबसे पहले नेट फोर्स निकालो, 600 माइनस 250 ये आएगा 350 न्यूटन। और आप सबने पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ नेट बराबर एम इंटू ए बराबर एफ नेट अपॉन स्मॉल एम। एफ नेट आपका क्या हो गया 350, स्मॉल एम क्या हो गया आपका 1400, ये इससे कैंसिल हो गया, 34 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। ए आपका आ गया 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ये दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर 15 इंटू 10 प्लस 1/2 1/4, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये 150 आया। 4 इंटू 2 8 होता है, डिवाइड करोगे 12.5 आएगा, ऐड करने पे 162.5 मीटर आएगा। हम देख लेते हैं कहां पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग लॉजिक गेट सिंबल इज फॉर। देखो यहाँ पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और यहाँ पे जो ए निगेटेटेड है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो ये आपका नॉट गेट होगा। कौन सा गेट होगा, नॉट गेट होगा। तो यहाँ पे 31 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, on a two lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decided to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Okay. अगर हम बात करें तो ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। जो A की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका VA आ गया वो आ गया इस डायरेक्शन पे 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। और जो B है वो दे रखा है 54। अगर हम 54 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ रहा है VB 15 मीटर पर सेकेंड। ओके। और जो C की स्पीड दे रखी है, C की स्पीड भी दे रखी है 54, तो ये VC आपका हो गया इस डायरेक्शन पे 15 मीटर पर सेकेंड। ओके। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस दे रखी है, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो 1000 मीटर दे रखी है, इधर भी और इधर भी। ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, ए की स्पीड इधर है, सी की स्पीड इधर है, तो ए के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, जब आप अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप सी की स्पीड क्या लेने वाले हैं, 25 मीटर पर सेकेंड। और जब 25 मीटर पर सेकंड आ गया तो हमें यह देखना है कि कितना टाइम लगेगा। तो सी के द्वारा जो टाइम लग रहा होगा 1000/25, ये आएगा 40 सेकंड। मतलब इसको ओवरटेक करने के लिए सी कितना टाइम लेगा, 40 सेकंड। तो अगर यहां पर एक्सीडेंट ना हो तो बी को 40 सेकंड के पहले ही क्या करना होगा,
ओवरटेक करना होगा। अगर क्योंकि अगर ये इधर से ओवरटेक करे, ये भी इधर से ओवरटेक करे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये यहां तक 40 सेकंड में पहुंच रहा है, तो अगर ये 40 के पहले ही ओवरटेक कर जाए तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो ये बी और ये ए सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो फिर बच्चा स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अगर हम बात करें ए के रिस्पेक्ट में तो वो आपका v आपका 5 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? 5 मीटर। सेम डायरेक्शन होने पे क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? ये डिस्टेंस आपको दे रखा है आपका 1000 मीटर, और आपसे पूछा है कि कितना एक्सीलरेशन है, मिनिमम एक्सीलरेशन, और टाइम 40 सेकंड के पहले ही है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर जो u रखने वाले हैं वो रिलेटिव स्पीड रखने वाले हैं 5 मीटर पर सेकंड। जो डिस्टेंस है वो 1000 है। 5 इंटू टी आपका कितना हो गया? 40 हो गया। 1/2 ए कैलकुलेट करना है और ये 40 का स्क्वायर हो गया। ये 200 आया बच्चा, तो इधर ये हो गया 800 ए, और ये हो गया 1600। ये कितना हो गया? 800। तो ए बराबर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इससे कम होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर इससे ज्यादा होगा, इसके बराबर होगा, तो फिर एक्सीडेंट के चांस नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रेवल 10 मीटर इन 3 सेकंड। ये डिपेंड करेगा कि हमारी इनिशियल स्पीड क्या रही, हमारा एक्सीलरेशन क्या रहा। अलग अलग वैल्यू पर कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम होल्ड करेंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। स्टेटमेंट सेकंड है, व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड सम एनर्जी इज रिलीज्ड देन इट इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, यही बाइंडिंग एनर्जी में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ा है कि जब वहां पर न्यूक्लियस बन रहा होता है तो कुछ मास डिफेक्ट होता है, और जब मास डिफेक्ट होगा तो जो आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन है उससे हम लोग देखते हैं कि कितनी एनर्जी उसके इक्विवेलेंट बनी, और वही एनर्जी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट थर्ड, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वर्क्स विद ट्रांसफार्मर बट डीसी वोल्टेज डज नॉट। तो जो ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज के साथ काम करता है लेकिन डीसी के साथ काम नहीं करता। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब इसके हिसाब से हमें यहां टैली करना है। क्या कह रहा है? करेक्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, जबकि स्टेटमेंट थर्ड क्या है? सही है, तो इस पर हम टिक नहीं मार सकते। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेकंड लिखा है, तो एक पर्टिकुलर सेकंड पर जो फार्मूला होता है 2t-1 स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से 4/2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 10 मीटर आ गया। तो इन वैल्यूज के हिसाब से इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज पर तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो रहा है? सही बैठ रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन बोला स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, इस वजह से हम इसको भी गलत कर देंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। आप देख रहे हो कुछ एक स्पेशल केस बन रहा है, ठीक। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, और कुछ नहीं, थोड़ा टेक्निकल था, सोचना था। क्वेश्चन नंबर 34, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश। देखो, जब हम पुल करते हैं तो हम किसी बॉडी को क्या करते हैं? अपनी ओर, इधर की ओर फोर्स लग रहा होता है, अब पुश करने पे फोर्स इधर लग रहा होता है। तो दोनों कंडीशन पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो जो हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं वो चेंज होते हैं। इस वजह से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है फ्रिक्शन फोर्स की, वो चेंज होती है। और हमेशा पुल करना इजी होता है पुश करने की उसमें, और उसका रीजन यही होता है कि जब हम पुल कर रहे होते हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो फार्मूले पे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या है? फोर्थ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल।
तो बेटा अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर फॉर द रेजोनेंस RLC एस सर्किट। देखो क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्वालिटी फैक्टर के लिए VL/VR भी लिखते हैं और VC/VR भी लिखते हैं, XCL/R भी लिखते हैं, XC/R भी लिखते हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग VL/VC नहीं लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए। क्यू फैक्टर के लिए ये फार्मूला नहीं बना है। ओके, इन सभी में पॉसिबल एक क्यू फैक्टर के फार्मूले होते हैं। तो ये ऊपर वाले तीनों तो इससे मैच कर गए, ठीक है। ये जो लास्ट में दिख रहा है ये आपका गलत हो गया यहाँ पे, तो आपको कह रहा है कि नॉट, तो हिसाब से आप किस पे टिक मारोगे, फोर्थ पे मारोगे। क्वेश्चन नंबर 37, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। तो अगर हम बात करें हाफ वे की तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m⍵² y², और यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है a/2, a²/4 हो गया, 1/4 कॉमन ले लिया, 1/2 m⍵²a² हो गया, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, E लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो। तो U बराबर हो गया E/4, U बराबर क्या हो गया, E/4 हो गया। तो क्योंकि E आपका टोटल एनर्जी है तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, थर्ड हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो यहां पर देखो ये P है, ये P है और ये क्या है, N है, ठीक है। ये कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और जब फॉरवर्ड बायस होगा तो हम डायोड का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो VA माइनस VB/R होगा। VA आपका 4 माइनस 6 अपॉन R आपका 10⁻3, तो ये 10/10⁻3 आ गया, ये आएगा 10⁻2 एम्पियर, 10⁻2 एम्पियर। योर राइट आंसर इज सेकंड, 38 का आपका सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मीटर ब्रिज से लग रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ohm एंड R ohm। When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 L1. The resistance R is, देखो सबसे पहली मैं यहां तक का केस देखूंगा। अगर ऐसा कुछ है कि 5 ohm एंड R ohm जैसा कि फिगर पे दिख रहा है, तो मीटर ब्रिज जो होता है वो बैलेंस पोजीशन की बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज पर, और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो P/Q बराबर R/S, P और Q ये हो गए और R और S ये हो गए। तो यहां पर अगर हम वो वाला फार्मूला लगाएं तो 5/R बराबर L1/100 माइनस L1 हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसने बोला, फिर वो बोल रहा है कि जो आप यहां पर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/L1 बराबर R/100 माइनस L1। ओके, अगर बात करें तो ये कह रहा है कि संट किया गया, संटेड। संट का मतलब होता है कि आपने इसके साथ पैरेलल में जोड़ा है, आपने इसके साथ क्या जोड़ा है, पैरेलल में। तो जो सेकंड कंडीशन होगी तो यहां पर एक आप और R लगा देंगे, तो अब ये टोटल पैरेलल पे क्या आएगा, R/2 आएगा। तब ये L1 ना होके तब ये क्या हो जाएगा, 1.6 L1 होगा। तो यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1.6 L1। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो 5/R/2 बराबर 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। तो देखेंगे तो 5/1.6 L1 बराबर R/2 100 माइनस 1.6 L1। अगर ध्यान से देखें तो 5/L1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R/100 माइनस L1 लिख सकते हैं। तो ये 1/1.6 तो था ही था, R/100 माइनस L1 बराबर R/2 100 माइनस 1.6 L1। देखो ये R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 होगा,
अभी देखो 100 माइनस 1.6 L1 हुआ क्रॉस कराने पे, और 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 80 माइनस का 0.8 L1, ये इधर आएगा 20 हो जाएगा, और उधर ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.8 L1 आएगा। तो यहां से L1 जो आएगा वो 20/0.8 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस L1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। अगर मैं इस L1 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो 5/R बराबर 25/75। ठीक, यहां से R बराबर क्या आ गया, 15 ओम आ गया। देख लेते हैं कहां पे, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो 39 का आपका सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन द सर्किट shown in figure, if the potential at a point is taken to be 0, the potential at point B is, देखो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला सर्किट ले लेते हैं और यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। और इसके बाद ये देखो आपका प्लस प्लेट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, +1 लिख दिया। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन पे चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, माइनस साइन के साथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट आपको प्लस दिख रहा है तो मैं +2 × 1 लिख दिया। ठीक है ना, अब इधर देखेंगे तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव प्लेट दिख रही, तो ये -2 के साथ आने वाला है, बराबर क्या हो गया, VB हो गया। ओके, तो 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर जो बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन में VA कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 + 1 बराबर VB, तो VB बराबर क्या आएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ XY as shown. The ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current if any induced in the coil? Any induced in the coil. अगर हम बात करें तो इस पे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होगा तो शुरुआत में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर होगा। तो फैराडे के हिसाब से जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो हमेशा होने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो B होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। और डॉट के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ठीक, तो शुरुआत में क्या रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज रही होगी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूर जाएगा, फॉर अवे। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा तो अब इसके घटने का विरोध करेगा, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन रहा। तो कह रहा है द करंट विल रिवर्स इन डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल, नो करंट इंड्यूस्ड, ABCD। तो बेटा सबसे सही ऑप्शन क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है कि जब पास आ रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, जब दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज। और मैंने बता दिया जब पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है, और पास आने पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसके इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होना चाहिए। अब बाहर का मतलब क्या होगा, हम लॉ लगा लेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। जैसे ही दूर जाएगा अब फ्लक्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो अब उसकी वजह से फील्ड क्या होनी चाहिए, अंदर, तो अंदर के लिए अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक, ये आपका कुछ एक्सप्लेनेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 42, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2। ये म्यू की वैल्यू हो गई। द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बच्चा A हो गया। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ऑफ मिरर इनवर्ट्स बाय सिल्वरिंग। ओके, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर सरफेस will retrace its path
रिट्रेस का मतलब जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे क्या हो गया, वापस हो गया। और ये तभी पॉसिबल है, रिट्रेस तभी पॉसिबल है जब वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा। परपेंडिकुलर इंसिडेंस होने पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो भी जीरो होता है, और जो एंगल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज, चलिए बना लेते हैं प्रिज्म। कुछ ऐसा रहा होगा, यहां पे आपने सिल्वरिंग कर दी होगी। अब जब लाइट रे कुछ इस तरह जा रही होगी, यहां पे गई, फिर ये डेविएट हुई होगी, ठीक। अब ये क्या हुई होगी, उसी रास्ते पर रिट्रेस हो गई होगी। जब उसी रास्ते पर रिट्रेस हो रही होगी तो सिंगल सेकेंड सरफेस के लिए जो आर डैश होगा वो जीरो होगा, और जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके। अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो हमने पढ़ा है ए बराबर आर प्लस आर डैश, और जब ए बराबर आर प्लस आर डैश है तो आर डैश तो जीरो हो गया, ए कितना दे रखा है 30, आर बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक। अगर यहां पे लाइट रे देखें तो फर्स्ट सरफेस के लिए, फॉर द फर्स्ट सरफेस, अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो म्यू बराबर ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से। ये आपको क्या दे रखा है, √2 साइन आई, और ये हो गया साइन 30, साइन 30 हो गया 2 1/2, तो साइन आई बराबर हो गया 1/√2, और ये होता है साइन आई बराबर साइन 45। तो यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो योर राइट आंसर इज फोर्थ। तो 42 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओके चलिए 43 आप देख लेते हैं। Where the ratio of kinetic energy of total energy of electron in Bohr orbit of the hydrogen atom। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम पे तो जो टोटल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैग्नीट्यूड में सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है जबकि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इनका जस्ट डबल होती है। तो यहाँ पे रेशियो आने वाला होगा 1:1। अब यहाँ पे साइन के साथ उन्होंने लिख दिया, तो मैंने बोला है टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो आप इस पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो 43 का आपका फोर्थ हो गया। Question number 44, a mass m is placed at a height on the wedge of capital M in shown figure. The ground is smooth when the mass m reaches the ground with velocity of wedge is। देखो भैया शुरुआत में तो ये सब रेस्ट पर होगा ना, जब शुरुआत में रेस्ट पर होगा तो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये v1 ये v हो गया, और ये क्या हो गया, जब ये यहां पर आया होगा ये स्मॉल v हो जाएगा। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो कैपिटल M इंटू वी बराबर स्मॉल m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या एनर्जी रही होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mgh, और जब आप यहां पर आ गए तो यहां पर आपकी जो एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m स्मॉल v स्क्वायर। ध्यान से देखो कैपिटल M v स्क्वायर प्लस स्मॉल m v स्क्वायर बराबर 2 स्मॉल m g h। ये बना। आपको निकालना क्या है, आपको कैपिटल V की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल V की। तो यहां से अगर स्मॉल v को हम रिप्लेस करें तो स्मॉल v बराबर क्या आएगा, कैपिटल M v अपॉन स्मॉल m। ये वैल्यू रख दी जाए, कैपिटल M स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर बराबर 2 mgh। देखो एक m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप तो इधर आएगा m प्लस m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m बराबर 2mgh 2mgh। ओके तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2mgh अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल M स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। तो यहां से सॉल्व करने पर v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2mgh अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल M स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। ओके तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो स्मॉल m कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। स्मॉल m कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमारा कैलकुलेशन।
ओके, तो ये आपका आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा अंडर रूट 2m² GH अपॉन कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ये आया। क्यों ना एक काम किया जाए कि कैपिटल M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब कैपिटल M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरह बन जाएगा 2 कैपिटल M GH अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका फाइनल आंसर दिखेगा। और हमारा जो लास्ट वाला सोल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह दे रखे हैं। ओके, तो ये आपका बनता हुआ दिख रहा है और थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, फोर्थ है यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने आपको सॉल्व कर दिया, आप मैच कर लीजिएगा। पहले आपने क्या लगाया, इनिशियली सबको रेस्ट मान लिया। जब इनिशियली सबको रेस्ट मानोगे तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तब यहां पर आप देखोगे तो डायरेक्शन तो मैंने अपोजिट दिखाई दी ना, तो इसका लीनियर मोमेंटम फाइनली और इसका वेज का लीनियर मोमेंटम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये मान लिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, शुरुआत में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, फाइनली आपका क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपने को कैपिटल वी निकालना था, तो यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू लेके पुट किया है और सॉल्व करते ना जब तक हमको अपना लास्ट ऑप्शन नहीं दिखने लगा। ठीक है ना, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द कॉलम ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। बेटा जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस जेट, वो होता है अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट का आपको कौन सा दिख रहा है, C दिख रहा है। यहाँ पे हम लिखते भी चल रहे हैं, फर्स्ट का आपको क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा है आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा है। तो अगर रिएक्टेंस की बात करें तो XL माइनस XC या ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो आपका जो सेकंड दिख रहा है वो आपको क्या दिख गया, A पे दिख गया। जो पावर फैक्टर आपने पढ़ा है, तो अभी पावर फैक्टर की बात करें तो जो पावर फैक्टर है वो आपने कई सारे फार्मूले पढ़े, जैसे XL अपॉन R भी हो सकता है, XC अपॉन R भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें मैच करना है तो XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा CR हो गया। तो यहां पर थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, B, सॉरी ये Q फैक्टर है थर्ड का, ये Q फैक्टर हो गया। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो जो पावर फैक्टर होता है, सॉरी ये Q फैक्टर है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर पे cos फाई होता है आपका R अपॉन जेड, और जेड होता है अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो आपका पावर फैक्टर कहां पे, D पे दिख रहा है। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D, फोर्थ का B। आपको कहां दिख रहा है, फोर्थ पे दिख रहा है। तो 45 का आपका बच्चा फोर्थ ऑप्शन हो गया। ओके, तो ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 से 45 तक का सोल्यूशन रहा। ओके, फिर किसी सोल्यूशन पे मिलेंगे। जय हिंद।